गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे। देखो बच्चों, जो पिछले 2 लेक्चर्स में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने क्या दिखाया था कि एक तरह से हमारी जो लाइट थी उसका पार्टिकल नेचर शो किया था फोटोन के फॉर्म में, कि लाइट फोटोन की फॉर्म में होती है, जबकि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के प्रोसेस थे, उन्होंने बताया था कि लाइट वेव की फॉर्म में होती है। तो मतलब इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने ये प्रूव कर दिया कि जो लाइट होती है उसका वेव नेचर भी है, क्योंकि कुछ एक फिनोमिना थे वेव नेचर को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ एक फिनोमिना जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसने इसके पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया था। तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया था कि लाइट का डुअल नेचर होता है, और ये लाइट वेव की तरह भी वेव करती है और पार्टिकल की तरह भी वेव करती है। तो बच्चों, आज जो पढ़ेंगे हम इसी को आगे बढ़ाएंगे कि लाइट के अलावा जो अदर मैटर है, कोई भी मैटर है, लाइट तो एक हो गई वेव या डुअल नेचर शो कर रही है, अब कोई भी मैटर है, क्या वो भी डुअल नेचर शो करता है, या फिर वो पार्टिकल नेचर शो करता है, या फिर वो वेव नेचर शो करता है? आज उसके ऊपर चर्चा करेंगे आज के लेक्चर में। तो बच्चों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन-एक आरंभ में। मेरा नाम है मनीष कुमार, पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री क्लास 11th और यूनिट 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके हमने काफी सारे लेक्चर पढ़ रहे हैं, आज शायद 15 लेक्चर 15 है। तो शुरू करते हैं। देखो, सर अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उन्होंने 1905 में जो नोबेल प्राइज उनको मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है भाई, इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, और उस थ्योरी के हिसाब से उन्होंने एक रिलेशन दिया था कि E इज इक्वल टू mc², और इन्होंने कहा था कि एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टिबल, कि हम एनर्जी को मास में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इन्होंने थ्योरेटिकली इन्होंने प्रूव कर दी थी, इसके सारे इन्होंने एविडेंस दिए थे, लेकिन आज भी हम इसको प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर पाए हैं। जिस दिन ये इक्वेशन प्रैक्टिकली प्रूव होगी, ये देखो दुनिया बदल जाएगी, उस दिन बहुत कुछ बदल जाएगा। जिस दिन ये सब हो गया कि हम मास को अगर c² से, स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी में बदल जाएगी। या फिर कोई एनर्जी है, मतलब हम एनर्जी से मास बना लेंगे और मास से एनर्जी बना लेंगे। देखो कितना कुछ हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ है, मैं हूँ, मुझे एनर्जी फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी है, मुझे एनर्जी बना के मास भी है, और मेरा ऐसा कुछ इंटर कन्वर्टेबल होगा, एनर्जी बना के कहीं भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको फोन किया जाएगा, बटन दबाओ, आप मास और एनर्जी बन के ट्रांसफर, क्या हो जाएगा? देखो सब कुछ बदल जाएगा। तो सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी ये थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने ये रिलेशन दिया था E इज इक्वल टू mc² होता है भाई। उसके अलावा इन्होंने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, उसमें इन्होंने कहा था कि जो एनर्जी होती है एक फोटोन की, होती है h म्यू के बराबर होती है। ये भी दिया था, और उन्होंने इस रिलेशन के साथ लेके अपनी पूरी जो भी पार्टिकल नेचर है फोटोन की फॉर्म में, जो लाइट का पार्टिकल नेचर, उसको एक्सप्लेन कर दिया था इन्होंने, जो कि हमारे सर हेनरी हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन थे, और अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ये इनकी रिलेटिविटी की, आइंस्टीन की एक थ्योरी थी, जिसमें उन्होंने E इज इक्वल टू mc² प्रूव किया था। फोटो इलेक्ट्रिक में इन्होंने कहा E इज इक्वल टू h म्यू होता है। चलो भाई, ये आ गया। अब देखो, जब ये सब चीजें हो गई कि लाइट का डुअल नेचर कंफर्म हो गया, तो हमारे एक साइंटिस्ट आए, डी ब्रोगली, लुइस डी ब्रोगली। उन्होंने कहा कि यार, जैसे लाइट होती है, लाइट के पार्टिकल नेचर है और लाइट का वेव नेचर है, दोनों नेचर लाइट शो कर रही है, तो लाइट ही क्यों, कोई भी मैटर या फिर कोई भी अदर पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटो या फोटोन तो कर ही रहा है, या फिर ये पेन, या फिर मैं, या कोई बुक, कोई टेबल, चेयर, इन सब का डुअल नेचर होना चाहिए कि ये वेव नेचर भी एग्जिस्ट करे और ये पार्टिकल नेचर में भी एग्जिस्ट करे, जैसे हमारी लाइट कर रही है। तो इनके दिमाग में आया, इन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया इस मामले में, और जो हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो रिजल्ट थे और जो रिलेटिविटी की थ्योरी थी, वहां से इन्होंने अपना एक नई थ्योरी देने की कोशिश की। अब देखो, अगर इन दोनों को अब हम जो ड्राइव करेंगे, हम निकालेंगे बेसिकली लैम्डा, क्यों? डी ब्रोगली रिलेशन निकालते हैं। डी ब्रोगली ने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि भाई, जैसे लाइट का डुअल नेचर होता है कि पार्टिकल में भी एग्जिस्ट कर रही है और वेव में भी एग्जिस्ट कर रही है, ऐसे ही हर एक चीज, हर एक मैटर भी पार्टिकल में तो है ही, वो वेव की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करना चाहिए। उन्होंने ये कहा, तो मतलब ये वेवलेंथ दी इन्होंने, एक ऐसी वेवलेंथ का फॉर्मूला निकाला कि किसी भी मैटर पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डालो, वहां से आपको उसकी वेवलेंथ मिल जाएगी। उसने मेरी भी वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया, आपकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया, इस पेन की भी, कैमरा की भी, बोर्ड की भी। इन सबको उसने कहा कि सबका वेव नेचर भी होता है। डिपेंड करता है कि ज्यादा कौन सा डोमिनेट होगा, कि पार्टिकल नेचर ज्यादा डोमिनेट है या वेव नेचर। कि हो सकता है वेव हमारी बहुत छोटी हो, जिसको हम देख ही नहीं पा रहे, जो
जिससे किसी प्रैक्टिकल यूज ही नहीं हो रहा हो, लेकिन होगा जरूर, इसने ये कहा। तो उसके लिए उसने एक डेरिवेशन दिया अपना वेवलेंथ निकालने के लिए। तो कई बार इसको बोल दिया जाता है डी ब्रोगली रिलेशन या डी ब्रोगली वेवलेंथ। उसने इन दोनों इक्वेशन को यूज किया और कहा कि इन दोनों को इक्वेट करो भाई। देखो अब इसका डेरिवेशन देख लेना। जब हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, हमारे पास ये आ जाएगा भाई। अब म्यू क्या क्या होता है फॉर्मूला, म्यू का फॉर्मूला बताओ। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सी बाई लेमडा होता है, हम सबने पढ़ा है। म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। अब वैल्यू पुट कर दो म्यू की यहाँ पे, एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। देखते हैं आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। हाँ दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पे वैल्यू जब पुट कर दोगे एच सी लेमडा बाय क्या हो जाएगा नीचे एम सी स्क्वेयर। यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालो भाई। लेमडा की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो देखो ये आया हमारे पास एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। यहाँ से हमने क्या निकालनी, वेवलेंथ निकालनी किसी भी पार्टिकल की मैटर की। तो लेमडा को इधर रख लो, मल्टीप्लाई करो ऊपर, लेमडा इज इक्वल टू एच सी, लेमडा इधर चला जाएगा, एच सी के नीचे एम सी स्क्वेयर आ जाएगा, स्क्वेयर से सी कट गया, एच बाय एम सी हो जाएगा। लेमडा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एच बाय एम सी। तो भाई जो लेमडा इज इक्वल टू एच बाय एम सी आया, ये इसी को क्या बोला गया, इसी को बोला गया डी ब्रोगली वेवलेंथ। जो ये लेमडा है इसको बोला गया डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया जिसको हमने ड्राइव करा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर और E इज इक्वल टू एच म्यू से। कर लोगे। अब उसने डी ब्रोगली ने कहा कि अगर ये रिलेशन है कि किसी भी पार्टिकल का, किसी भी मैटर का जो वेवलेंथ होगी, हर एक मैटर की वेवलेंथ होगी, उसने पहली बात कही कि हर एक मैटर की वेव कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगा, चाहे वो पार्टिकल है, मैटर है, कुछ भी, वेव नेचर भी शो करेगा। निकालेंगे कैसे, प्लैंक्स कांस्टेंट को उसके मास से और मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक लैम्डा की वैल्यू आएगी और वो हर एक मैटर उस लैम्डा की वैल्यू को फॉलो करेगा। तो यहां से हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब देखो उसने ये हर तरह के मैटर के लिए दे दिया कि कोई भी मैटर हो, कोई भी पार्टिकल हो, उसकी आपको वेवलेंथ मिल जाएगी। यहां से आप h बाय एम सी कर दो। अब मान लो m है, m मान लो मेरी वेवलेंथ निकालनी है भाई, मेरी वेवलेंथ। अब मेरी वेवलेंथ निकालनी है तो आप निकालोगे लैम्डा इज इक्वल टू एच, एच की वैल्यू 6.626 जो कांस्टेंट होता है वो रख के, मेरा मास मान लो लिख दिया 62 kg और मल्टीप्लाई बाय सी। अब हर जगह सी स्पीड ऑफ लाइट नहीं लेंगे, हर जगह वो लेंगे कि उसकी जो भी हमारा पार्टिकल ले रहा है उसकी स्पीड कितनी है, वेवलेंथ जिसकी हम निकाल रहे हैं उसकी स्पीड कितनी। तो मान लो मैं लिख दूं, अगर इनको कन्वर्ट चेंज कर दूं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एच कांस्टेंट है, एम हमने वही रखा कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी मैटर जिसकी हमने वेवलेंथ निकालनी है वो, और मल्टीप्लाई बाय सी की जगह अगर मान लो उसकी वी लिख दें कि वेलोसिटी, तो हमारे पास ये नया रिलेशन बन जाएगा एच लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। अब हम सभी को पता है एम वी होता है पी, है ना, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम। तो इसको लिख लेंगे h बाय पी। तो ये एक रिलेशन आ गया। हर तरह के पार्टिकल के लिए, हर तरह के मैटर के लिए एक वेवलेंथ निकालने का जो फॉर्मूला है वो h बाय पी या h बाय एम वी, जो दिया डी ब्रोगली ने। तो इस रिलेशन का नाम दिया गया डी ब्रोगली रिलेशन। इस वेवलेंथ को बोला गया डी ब्रोगली वेवलेंथ। कर लोगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, h बाय एम वी। डी ब्रोगली रिलेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय एम वी। ये एकमात्र ऐसी इक्वेशन थी जिन्होंने हर पार्टिकल के डुअल नेचर के बारे में हमारे पास सबसे पहले कल्पना की कि ऐसा भी हो सकता है, और ये एक रिलेशन जनरेट कर दिया कि हर एक पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ जरूर होगी। भाई लाइट तो क्या थी, हमने पहले पढ़ा कि लाइट तो एक वेव है और हम क्या है, हम पार्टिकल मैटर है। उसने कहा अगर लाइट जो वेव है, अगर वो मैटर शो करती, पार्टिकल नेचर शो करती है, फोटोन की फॉर्म में वो शो करती है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उसने किया, तो हम मैटर होते हुए हम वेव नेचर क्यों नहीं शो कर सकते। तो उन्होंने ये रिलेशन दिया और हमारा भी वेव नेचर शो कराया, हमारी वेवलेंथ निकाली कि जैसे हम चलते हैं तो हमारी भी एक वेव जनरेट होती है। अब वो सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे कि क्या होता है सिग्निफिकेंस, किसकी वेव हम पढ़ते हैं, किसकी नहीं पढ़ते। तो ये मेरे ख्याल में आप सभी का हो जाएगा कि डी ब्रोगली ने जो दिया रिलेशन, वो पहली बार एक वेव, देखो लैम्डा और मास का रिलेशन है यहाँ पे, मास और लैम्डा का, एक वेव नेचर का और एक पार्टिकल नेचर का उन्होंने डी ब्रोगली ने रिलेशन दिया। अब देखो इसका सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं। देखो बच्चों इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जल्दी से देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस हमारे पास जो उसने लैम्डा की वैल्यू दी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी,
उसने कहा कि हर चीज पे, हर ऑब्जेक्ट पे, हर मैटर पार्टिकल पे ये एप्लीकेबल होगी, हर एक का वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सिग्निफिकेंस का मतलब कि हम कहाँ इसको प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। तो दो तरह की चीजें होती है, एक माइक्रोस्कोपिक, एक मैक्रोस्कोपिक। याद रख लेना, माइक्रो मतलब छोटा, कि बहुत माइक्रो लेवल की, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जो हमारी वैल्यू 10⁻⁻6 में चली जाती है, जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक जिनको हम नेक्ड आई से देखते हैं, जैसे पेन है, इंसान है, कैमरा है, बोर्ड है, स्टैंड है, ये सब मैक्रोस्कोपिक है। मैक्रो क्या है? MACRO, मैक्रो। और ये होता है माइक्रो, ये होता है स्मॉल, और ये होता है लार्ज। याद रख लेना। अब देखो सिग्निफिकेंस क्या है कि उसने कहा कि जो डी ब्रोगली की वेवलेंथ है, हालांकि ये रिलेशन ठीक है, हर एक के लिए ठीक है, लेकिन इसको मैक्रोस्कोपिक पे, जब हम बड़े ऑब्जेक्ट्स पे, जैसे हम है या टेबल, चेयर, कार, स्कूटर पे अप्लाई करेंगे, तो वहां ये ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होगी, वैल्यूज इतनी कम आएगी कि जो हमारे लिए कोई यूज नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए देखो, उसने कहा कि मान लो एक 0.1 किलोग्राम की एक बॉल है और वो 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तो बोला कि उसकी वेवलेंथ बताओ। तो उसने कहा ठीक है, लगाओ डी ब्रोगली का फॉर्मूला, 6.626 इंटू 10⁻31, एच की वैल्यू रख दी, एच डिवाइडेड बाय एमवी, मास कितना दिया है 0.1, और ये 60। अब जब इनको कैलकुलेट करेंगे 6 आ जाएगा, और 6 से इसको निकाल देंगे एक, तो मान लो अप्रोक्सीमेटली 10⁻31 आ गया, 10⁻31। कितना छोटा वेवलेंथ है। क्या इस वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं कि एक बॉल है इतनी, उस बॉल की इतनी स्मॉल वेवलेंथ है, क्या कोई यूज होगा उसका? उसका कोई यूज नहीं होगा। अब उसने कहा कि ये था मैक्रोस्कोपिक पे, मैक्रोस्कोपिक बॉल को हम देख सकते हैं भाई, मैक्रोस्कोपिक का एग्जांपल था, जिससे के लिए हमने डी ब्रोगली की वेवलेंथ निकाली, जो आई 10⁻31 के अप्रोक्सीमेटली, जो बहुत स्मॉल होती है, उसको हम नहीं देख सकते, नहीं मेजर कर सकते, ना उसका कोई प्रैक्टिकल यूज है। अब उसने कहा कि इसी फॉर्मूले को, इसी कॉन्सेप्ट को माइक्रोस्कोपिक पे लगाएंगे। माइक्रोस्कोपिक मतलब स्मॉल पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो उसने कहा इलेक्ट्रॉन के लिए लगाओ, तो बोले निकालो लेमडा। अब इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो ये होता है, तो लगाओ h क्या है 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई, ये आ गया 9.11 इंटू 10⁻31। स्पीड मान लो वही है 60 मीटर पर सेकंड। अब देखो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻31 ऊपर जाके ये 31 से -3 हो जाएगा, और ये 6 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो कैलकुलेट करेंगे 10⁻4 -5 की रेंज में आएगा। तो ये है कि ये ज्यादा इतना कम भी नहीं है कि जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये एक कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट आता है वेवलेंथ का, जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, इसको प्रैक्टिकली भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि माइक्रोस्कोपिक के लिए तो ये हमारी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है ये कामयाब है। मैक्रोस्कोपिक पे आके फेल नहीं कह सकते, होती है, लेकिन हमारे प्रैक्टिकल यूज नहीं होता है। कर लोगे भाई। डी ब्रोगली का इतना ही था। बाकी मैटर वेव जो होती है उनको डी ब्रोगली वेव, कोई मैटर वेव बोल देते हैं। इनमें ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है, ना मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता, ना इसको अपने प्रोपागेशन के लिए मीडियम की जरूरत होती है। ये सिंपल वेव्स होती है, पार्टिकल वेव होती है, और वेवलेंथ इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ से दी जाती है, और पार्टिकल मूव करते रहते हैं। जबकि दूसरी हमारी कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो हमने पहले आपको बताई रखी है कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है, प्रोपागेशन वैक्यूम में कर लेते हैं, जबकि इधर इनको मीडियम चाहिए होता है हमारे मैटर वेव को। तो डी ब्रोगली वेव को ही मैटर वेव कह देते हैं। तो बच्चों डी ब्रोगली वेव का कॉन्सेप्ट इतना ही था, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये याद रखना है कि इसने डुअल नेचर के बारे में पहली बार कल्पना की। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, कुछ इस तरह का नया टॉपिक लेके बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। तो बच्चों अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, आपको वीडियो अच्छा लगा, तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और सभी लोगों को बोलिए ताकि सब्सक्राइबर किए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जो हम इंफॉर्मेशन जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये पहुंचे। तो बच्चों धन्यवाद, आपने वीडियो देखा।